अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। वरना नाज़रीन, खबरों का जहाँ तक सवाल है, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप की गूंज सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा साल हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं और अपने एक अजीम दोस्त यानी ग्रेट मैन और ग्रेट फ्रेंड के साथ वो मुलाकात करेंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ग्रेट मैन कौन है और उनका क्या किरदार रहा है जब हिंदुस्तानी तारकिन वतन को गैर कानूनी होने के इल्ज़ाम में हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर हिंदुस्तान रवाना किया गया था, और वो भी फौजी यानी कार्गो तैयारों के ज़रिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त वो ग्रेट मैन ट्रंप के बाजू बैठे हुए थे और उन्होंने सिर्फ 2 फीट के फासले पर ट्रंप गुस्सा किए जा रहे थे और वो बेचारे बड़ी खामोशी से उसकी समाअत कर रहे थे। मेरी मुराद है हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से। हो सकता है कि बेचारों का जो कम्युनिकेशन गैप उसी वजह से वो खामोश रहे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले साल हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरे में क्या क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सूडान में जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह वहाँ पर खाना जंगी हुई है और खाना जंगी की वजह से लाखों अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सरकारी जो अफवाज है और जो मिलिशिया है उनके दरमियान माहिदा होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपको ये बता दें कि माहिद इब्राहिम जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले यानी मियाद के दौरान शुरू किया गया था, 4 मुल्कों ने अब तक रजामंदी जाहिर की थी। अब 5वां मुल्क भी उसमें शामिल हो गया है और वो है कजाकिस्तान। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कल भी कहा था और आज भी इल्ज़ाम आयद किया, और आज तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें कहा कि बिहार में कल रायदही के दौरान वोट चोरी की गई। तो बहरहाल अब वोट चोरी का मसला ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान में फैल गया है। उसी तरह जिस तरह एक वबा फैलती है, कोरोना वायरस की वबा जिस तरह फैली थी, उसी तरह वोट चोरी की वबा फैल रही है। और इसको फैलाने वाले कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और दीगर दो इलेक्शन कमिश्नरान के साथ साथ मोदी हुकूमत को इस वबा का जिम्मेदार करार दिया है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद के जुबली हिल्स इंतखाबात का सवाल है, अब कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। इल्ज़ामात जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक इल्ज़ामात का सवाल है, अब बीआरएस ने कांग्रेस पर रिगिंग का इल्ज़ाम आयद किया है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन जो पहली खबर हम आपको बताने वाले हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ राहुल गांधी की। तो पहले राहुल गांधी का जो इल्ज़ाम आज आया है मंजर आम पर, जिन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि बिहार के पहले मरहले की जो रायदही हुई है उसमें वोट चोरी की गई है। बिल्कुल सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल हम सब ने देखा कि कल बिहार में वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 64.60% रहा। लेकिन राहुल गांधी का जो आज बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के जेनजीज को ये बताना चाहते हैं और ये दिखाएंगे कि इस देश में वोट चोरी किस तरह होती है। देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी किस तरह से वोट चोरी करती है। और इसका अभी हमने देखा बिहार में एसआईआर हुआ जिसके खिलाफ कई सारी चीज़ें हुई। अपोजिशन जो है वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहा। उसके बावजूद कल जो चीज़ें सामने आई कि लोग वोट देने जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीएलओ जो है हमारे यहाँ पर्ची लेके नहीं आया। लेकिन जब हम वहाँ पे वोट डालने गए तो ऐसा बोला गया हमें कि आपकी पर्ची जो है डिजिटल तरीके से नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पे नज़र नहीं आई। और उसके बाद वो लोग बिना वोट दिए वहाँ से वापस आ गए। इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वहाँ पे जा करके पर्चे बांट रहे थे, जिनके बाद 4 को अरेस्ट किया गया है। और कई जगहों पे ऐसी भी चीज़ सामने आई है कि जब लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो उससे पहले वहाँ पे उनका वोट पड़ चुका था। तो आखिर जो एसआईआर के माध्यम से जो चीज़ें की गई थी, ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि एसआईआर के माध्यम से जो चीज़ें की जा रही हैं उससे हिंदुस्तान की वोटिंग जो है वो पारदर्शी हो जाएगी और उससे एक चीज़ और होगी कि कोई भी इलीगल वोट नहीं पड़ पाएगा। तो अगर एसआईआर से इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो कल हमने जो बिहार में चीज़ें देखी हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद पहला चुनाव बिहार में हुआ है, अभी एसआईआर और जगहों पर शुरू किया गया है लेकिन पहला चुनाव बिहार में हुआ है। और बिहार में ये भी देखा गया है कि एसआईआर की वजह से ही बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाए। हालांकि वो पात्र थे, वो हिंदुस्तानी हैं, वो वोट देने के क्या बोलते हैं हकदार है, लेकिन उसके बावजूद वो वोट नहीं दे पाए क्योंकि एसआईआर के माध्यम से चीज़ें की गई हैं उससे बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बिहार में
वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ है। वोटिंग परसेंटेज जो है जब ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि वहाँ की जो जनता है वो वहाँ की सरकार से खुश नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ की जो जनता है वो सरकार से इतनी खुश है कि वो भर भर के वोट कर रही है। ऐसे बहुत सारे जो हैं क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जिस तरह से जो बात की जा रही कि बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार से या एनडीए से खुश नहीं है। मैं नीतीश कुमार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए से खुश नहीं है। इसको लेकर के कल हमने देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। उसके बाद वो अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं अपोजिशन पे कि आरजेडी के लोग ये कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। उसके बाद वो एक लीडर पे सीधा इल्ज़ाम मीडिया के सामने लगाते हैं कि इसने शराब पी हुई है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाने से मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में आप जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आरजेडी ने सुबह से, जिस तरह कल भी हमने जो है बात की थी इस पर, कि सुबह से ही वहाँ पे ये कह दिया था कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे बिजली काटी जा रही, जहाँ पे स्लो वोटिंग की जा रही, तो वो चीज़ों को दिल्ली में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था हमारा इलेक्शन कमीशन, जो यहाँ से बैठ करके चीज़ों को देख रहा है। उसका ये बयान सामने आता है कि ये सब बातें झूठ हैं, कि ऐसे ही कहा जा रहा है शायद। उसके बाद बीजेपी के लीडर्स के बयान सामने आते हैं कि आरजेडी इतनी जल्दी हार मान गई है कि वो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगी है। तो अगर आरजेडी इतनी जल्दी हार मान गई है, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है, तो जो लोग वोट डालने के लिए गए थे सुबह 6:30 बजे से, कुछ लोग वोट डालने के लिए गए थे, उनकी पर्ची बीएलओ ने घर पे नहीं दी थी। ये बोला गया था आपकी पर्ची डिजिटल तरीके से वहाँ नज़र आएगी, आपका नाम नज़र आएगा। वो लोग 12:30-1 बजे तक वहाँ खड़े रहे कि हमारा नाम कब नज़र आएगा, उसके बाद वो बिना वोट दिए चले गए। तो इसमें गलती किसकी है, अपोजिशन की या इलेक्शन कमीशन की, किसकी गलती है? बिल्कुल आपने सही किया बहरहाल नाज़रीन। जहाँ तक राहुल गांधी के इल्ज़ामात का सवाल है उसमें आपने देखा कि उन्होंने सबूत और शवाहिद भी पेश किए हैं, और राहुल गांधी जिस तरह बात कर रहे हैं वो सबूत और शवाहिद के ज़रिए ही बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिन पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए जा चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार यही कहते हैं कि अगर आप इल्ज़ामात आयद करते हैं तो उसके यानी सदाकत के लिए आप हलफनामा दाखिल कीजिए, एफिडेविट दाखिल कीजिए, इस तरह की बात वो करते हैं। लेकिन जहां तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनके बारे में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है या फिर अपोजिशन जमातें जो कुछ कहती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्योंकि आप देखें, राहुल गांधी देखें या प्रियंका गांधी की बात करें तो वो वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डरपोक करार दिया था, बुज़दिल करार दिया था। यहाँ तक कहा था कि ये नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी है। और हकीकत आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या डर गए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर पुरजोर अंदाज में वो कहा है एक नहीं कई मरतबा कि अब हिंदुस्तान ने रूसी तेल की खरीदारी तकरीबन रोक दी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान पर जोर दिया था कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, वरना हम पाकिस्तान से क़ुर्बतें बढ़ा लेंगे। और आपने देखा कि किस तरह आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, उनकी किस तरह ट्रंप ने तारीफ और सताइश की थी, उन्हें दोपहर का खाना भी खिलाया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि खाने के लिए इंसान किस कदर मर जाता है, मर मर कर खाता है और खा खा कर मर जाता है। तो बहरहाल आसिम मुनीर को जैसे ही लंच दिया गया, फिर उसके बाद डिनर दिया गया, यानी डिनर की मेज़बानी की गई, इशाया दिया गया, तो अब हिंदुस्तान में अजीब व गरीब परेशानी हो गई। हद तो यह है कि हमने उस परेशानी में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो ये हमारा डर है, ये हमारा खौफ है, और हम क्यों चाहते हैं अमेरिका की कुर्बत, ये भी एक अहम सवाल है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को मुंह पर ही हिंदुस्तान के खिलाफ बातें की थी, मोदी हुकूमत के खिलाफ बातें की थी, और बातें करते हुए वो कहते थे कि आप हमारे दोस्त हैं। ये कैसा दोस्त है, ये कैसी दोस्ती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दिन में उनका एक बयान होता है और दोपहर में वो बयान बदल लेते हैं, और रात में तो वो अलग हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अमेरिका जैसे एक अजीम मुल्क में इस तरह का सदर अजीब लगता है, और हमारे यानी हिंदुस्तान जैसे एक अजीम मुल्क में हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है उनके बारे में भी लोगों का यही ख्याल है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि हमारी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता और कल उनसे मुलाकात हुई तो एक खिलाड़ी ने उनके स्किन ग्लो की बात की, यानी आपका चेहरा पे इस कदर ग्लो क्यों आता है, तो वो शर्माने के बजाय, घबराने की बजाय बातें करने लगे। तो कहने का मतलब यह है, ग्लो क्यों आता है, आप कहते हैं कि मैं तो 3 घंटे सोता हूं और फिर आपके खानों
खानों में। आप खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन आपके खानों में क्या होता है ये सोचने वाली बात है। लाखों रुपए की डिश खाते हैं आप रोज और फकीर हैं। बिल्कुल सही। ऐसा फ़कीर जो है इस तरह से अगर आप बात करते हैं कि हम फ़कीर हैं, जो लौटाएंगे चले जाएंगे, ये सारी बातें एक अपनी जगह हैं, लेकिन आपने जो हिंदुस्तान में चीज़ों को गड़बड़ करने में भूमिका निभाई है, मैं डायरेक्ट उनको नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं, काफ़ी सारे लोग आपके साथ और भी होते हैं जो उन चीज़ों में शरीक होते हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और ये भी कहा कि हिंदुस्तान आने वाले हैं। वो तो हिंदुस्तान आएंगे तो बीजेपी उनको या फिर हिंदुस्तान की अवाम उनको किस तरह से उनका वेलकम करेगी? क्या उसी तरह से वेलकम किया जाएगा जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल के भेजा था? जी जी जी। या फिर बीजेपी उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी? या फिर बीजेपी क्या हमारे देश की सरकार उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी? या फिर वही होगा कि जो जब जिस रोड से वो जाएंगे उस रोड के इधर-उधर दीवारें खड़ी कर दी जाएंगी या पर्दे डाल दिए जाएंगे, कोई इनको देख ना पाए? एक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें जो है वो आकर के बयान देंगे, अपने इंग्लिश में टूटी फूटी हिंदी के हिसाब से बयान देंगे। ये सारी चीज़ें एक अलग तरफ है, लेकिन आज ही एक खबर सामने आई है कि अमेरिका में पासपोर्ट में अब ट्रांसजेंडर्स की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। देश में अब पासपोर्ट पर 2 तरह के जेंडर्स लिखने की आज़ादी है, मेल या फीमेल। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पासपोर्ट पर जेंडर मार्कर को सिर्फ मेल या फीमेल तक सीमित रखने की नीति लागू करने की अनुमति दे दी। इस फैसले से निचली अदालतों के आदेश पलट गए हैं और देश में ट्रांसजेंडर अधिकारों के और सुरक्षा को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वैसे भी हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जहाँ तक हमने फ़कीरों की बात की है, गदागरों की बात की है, बेगर्स की बात की है, तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री रखते हैं तो उतने नहीं कमाएंगे जितना एक फ़कीर कमाता है। हिंदुस्तान में एक मिसाली फ़कीर है जो 14 लाख से लेकर 20 लाख का सूट पहनता है। अगर उसके गॉगल्स अगर आप देखेंगे तो 2 लाख के गॉगल्स होते हैं। अगर उसका पेन देखेंगे तो फिर 1 लाख से शायद उसकी कीमत होती है। एक फ़कीर भी है और हिंदुस्तान में ये। लेकिन अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो हज़ारों की तादाद में ऐसे फ़कीर या गदागर हैदराबाद का रुख करते हैं। ख़ास तौर पर माह रमज़ान मुबारक के दौरान लाखों रुपए वो कमाते हैं और तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी रियासतों को वापस जाते हैं। तो बहरहाल अब हैदराबाद ऐसा लगता है कि यानी कौमी सतह पर फ़कीरों का मरकज़ बन गया है। और मरकज़ बनने की इसकी मिसाल हम आपको ये दे सकते हैं कि अगर आप हैदराबाद के चौराहों पर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए फ़कीर यहाँ दिखाई देंगे। और ये भी कहा जाता है कि एक एक फ़कीर 5 से लेकर 10,000 रुपये यूमिया कमा लेता है। और कुछ ऐसे फ़कीर भी हैं जिनकी कम से कम आमदनी 2,000 रुपये यूमिया होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यूमिया 2,000 रुपये उनकी आमदनी है तो फिर माहाना जो है 60,000 रुपये वो कमा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसके 60,000 रुपये की सैलरी नहीं मिलती। इसी तरह डॉक्टर भी 60,000 रुपये नहीं कमा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तो फ़कीर हैं, फ़कीरों की चांदी हो गई है। और ख़ास तौर पर हैदराबाद को आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कई लखपति करोड़पति फ़कीर मौजूद हैं और ऐसे सियासी फ़कीर भी मौजूद हैं जो लोगों को धोखा देते हैं और धोखे से वोटों की भीख मांगते हैं। और भीख मांग कर जब काम बन जाता है तो फिर नज़रअंदाज कर देते हैं आवाम को और अवामी मसाइल को। मेरा इशारा किस तरफ है आप अच्छी तरह जानते हैं और आप समझ भी गए होंगे। वैसे भी हमारे सियासत टीवी के जो क़ारीन हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, नाज़रीन जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के फ़कीर कौन है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही फ़कीरों की। आपको लिए चलते हैं मुंबई में आपको बता दूं कि एक ऐसा फ़कीर है जिसके कई फ्लैट्स है और करोड़ों रुपए का मालिक है। बैंक अकाउंट में उसके करोड़ों रुपए डिपॉजिट हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़कीरों का क्या हाल हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन जो मुतवस्सित आदमी है वो मरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में सिर्फ 64 रुपए फी लीटर हुआ करती थी, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सिर्फ हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो 110 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। ये है हमारे वज़ीर आज़म। और अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का हम मुआवजना करेंगे या कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जिस अंदाज में रुपया मुस्तहकम था, अब रुपया कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनिस्बत वज़ीर
आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। तो बहरहाल वज़ीर आजम नरेंद्र मोदी दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जैसा कि अशर यासिर ने कहा कि ट्रंप जैसा आ रहे हैं तो क्या जो पसमानदा बस्तियां हैं, स्लम इलाके हैं, उन पर पर्दे डाल दिए जाएंगे जिस तरह 2020 में डाला गया था गुजरात में। और आप ये भी देखें कि जब भी ट्रंप आते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत हिंदुस्तान लाते हैं। 2020 को जब वो आए तो हिंदुस्तान पूरी तरह कोरोना की जकड़ में आ गया था। पहले तो बहुत ही माइल्ड था, लेकिन जैसे ही ट्रंप आ गए तबाही और बर्बादी मच गई। और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी भी आप देखेंगे कि किस तरह खामोशी इख्तियार किए हुए थे, हालांकि कोरोना उनके दरवाजे तक भी पहुंच गया था। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज से पहले भी जब जब जिस तरह आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था कि हिंदुस्तान में एक स्मूथ चीज़ें चल रही थी, उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप का जो अचानक क्या मतलब एक दौरा होता है हिंदुस्तान में, और उसके बाद अचानक कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो जो दौर था पूरा, वो एक काफ़ी डरावना दौर था, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर के कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी चीज़ें भी हिंदुस्तान में हो सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो चीज़ें अभी की ज़रूरत है हिंदुस्तान की, वो है रोज़गार है, वो महंगाई पे कंट्रोल है, वो जो हैं और सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। एजुकेशन अगर हम सिस्टम की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, फेलोशिप्स होती हैं जो आपने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि इन सब चीज़ों को बंद करके आप जो हैं फिर बिहार में अभी आपने कैंपेनिंग की है, और बिहार में आपने ये बोला है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, और अमित शाह का बयान सामने आता है कि हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया है, आप लोगों के लिए हम जो है उस मंदिर की यात्रा फ्री कर देंगे। तो आप इस तरह से लोगों को लुभा रहे हैं। लोगों की जो मेन मुद्दे हैं, पलायन वहाँ का मेन मुद्दा है, वहाँ का मेन मुद्दा, अभी हम इससे पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए जाने वाले थे कल बिहार में, पहले फेज की वोटिंग हुई है, और वहाँ पे वो नाव का इंतजार कर रहे थे कि नाव आएगी तो नाव में बैठ करके हम जाएंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि रास्ते में कोई पुल नहीं बना हुआ है। तो आप इस तरह की सिचुएशन में आप अगर किसी से ये कहते हैं कि हम आपको अयोध्या का मंदिर घुमाने ले जाएंगे या वहाँ के दर्शन कराने ले जाएंगे, तो उससे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और वैसे भी आप देखेंगे जहाँ तक फ़िरका परस्त दरिंदों का सवाल है, जैसे ही अमेरिका की जो शहर है न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के मुंतखब होने के बाद ऐसा लगता है कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि हिंदुस्तान में भी जो राइट विंग है वो बौखलाहट का शिकार हो गया है और अजीब गरीब बयान दे रहा है। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदों ने अब वाज़े तौर पर कह दिया है कि लंदन में सादिक खान मेयर बनते हैं मुसलमान, और आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में अगर ममदानी मेयर बनते हैं तो हम हरगिज़ मुंबई किसी खान को मेयर नहीं बनाएंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान और खान, और वो भी खान होता है तो क्या करता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह के सवालात का मामला है तो अबू आसिम आज़मी का एक बयान मंदरयाम पर आया है, और वो बयान है वंदे मातरम से मुताल्लिक़। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और आप जहाँ पर भी जाएंगे ये जब नगमा यानी कौमी नगमा में समझता हूँ कि जब यानी कोई गाता है तो आपकी प्ले करता है तो एक अजीब सुकून महसूस होता है। तो लेकिन आप देखेंगे कि आज सारे हिंदुस्तान में वंदे मातरम का दिन मनाया जा रहा है, और ऐसे में अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि आप मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने के लिए कहते हो, लेकिन मुसलमान मैयर को कबूल नहीं करते, खान मैयर को कबूल नहीं करते। लेकिन अशर आप देखेंगे कि इनको खान से इस कदर चिड़ क्यों है? देखिए, उनको चिड़ खान से नहीं, उनको चिड़ जो है उनको डर है, और डर ये है कि अगर हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो हमें वोट कौन देगा। जी डर के मारे करते हैं। बिल्कुल डर के मारे, खान से डराते हैं, खान से डराते हैं। और हालांकि खुद जो है इनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जी। और अभी हम, अगर आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, तो अगर हम दोबारा बिहार जाते हैं तो बिहार में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर बिहार कैंपेनिंग करने जाते हैं तो वो भी वहाँ पे हिंदू मुसलमान करके आते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अगर वहाँ जाते हैं तो उनको ओसामा बिन लादेन याद आ जाते हैं, वो जो है उनके बारे में जिक्र करके आते हैं। तो बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा ये रहता है कि हम जो मेन मुद्दे हैं उससे लोगों को भटकाना है, और बहुत अच्छी तरह से उनको भटकाना आता है कि वो किस तरह से भटका सकते हैं। रीज़न ये है कि उनके पास और कुछ दिखाने को है नहीं और कुछ करने को है नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बोला, या फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी जो है वो एक्टिव हो गई है। एक्टिव होने का रीज़न ये है कि वहाँ के जो एक बड़े लीडर हैं जिनके बारे में कहा जाता है राज ठाकरे,
वो महाविकास अघाड़ी के साथ आ गए हैं। अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो आ जाएंगे। अब उनके आने से शायद वहां पे वोट तकसीम होगा, जो हो रहा था वो बच जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए राज ठाकरे की, तो उनका सियासी कैरियर जब से अपनी पार्टी बने उतना अच्छा रहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो महाविकास अघाड़ी में आ जाते हैं तो जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें शायद महाविकास अघाड़ी को अच्छी सीटें मिलेंगी। लेकिन सबसे अहम ये कि वहां पे बीजेपी के अंदर एक कुलबुलाहट पैदा हो गई है कि हम किस तरह से इन चीज़ों से हटेंगे और किस तरह से हम जो है लोगों को उन मुद्दों से जो है क्या बोलते हैं हटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वोट चोरी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है जो कि वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एमएनएस हो, जिसके जो अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, उन्होंने उसको लेकर के एक प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उनको वहाँ की परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोटेस्ट एक बहुत ही अच्छे उसमें किया गया था। तो अब आप इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, इन सब चीज़ों को लोगों पे हावी ना होने देने के लिए आप इस तरह के बयान देते हैं। और इस तरह के बयान दे के आपको पता है कि आपको एक तबका है जो है इन्हीं सब बातों से खुश होता है, आपकी वो लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, वो शायद आपके साथ नहीं आएंगे। एक बात तो ज़रूर है, अगर फिरका परस्ती इसी तरह चलती रहे, लेकिन आपने देखा कि जहाँ तक ज़ोहरान ममदानी के इंतखाब का सवाल है बहैसियत मेयर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान की कोई नहीं सारी दुनिया को ये सबक दे दिया है कि आप राइट विंग की जो बढ़ती हुई ताकत है उसे रोकने के लिए बासानी काम कर सकते हैं। लोगों को ये बताइए कि हम आपकी गुर्बत दूर करेंगे, आपकी बेरोज़गारी दूर करेंगे और आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, तरक्की लाएंगे, तो यकीन मानिए कि ये हालात बदल सकते हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में ज़ोहरान ममदानी की कोई तरह कोई हिम्मत रखता है? इसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन उनके साथ जो हल्का होता है उनके बारे में कहा जाता है कि ये भी मुसलमानों से फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन फिर मुसलमानों को धुतकार देते हैं या मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि वंदे मातरम की जब बात आती है तो उन रियासतों में भी जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, वंदे मातरम का हुक्म दे दिया गया है स्कूल्स में। अरे मेरे भाई, ये मेरी अपनी मर्जी होती है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं और क्या बोलूं। तो मेरे इबादत करने का तरीका अलग होता है, तो आपकी इबादत करने का तरीका अलग होता है। और आपकी इबादत में मैंने कभी भी खलल नहीं अंदाजी नहीं की है। मैं ये नहीं कहा कि आप इस तरह के घंटे बजाओ, आप इस तरह के काम करो, आप इस तरह के भजन गाओ, और मैंने कभी एतराज़ भी नहीं किया। तो फिर मुझ पर आप एतराज़ क्यों करते हो? ये एक सवाल है। कभी खान के नाम पर, तो कभी मुसलमान के नाम पर, तो कभी फलां के नाम पर, तो कभी कब्रिस्तान के नाम पर। आखिर ये चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ आवाम की जो तवज्जो है वो हटाने के लिए किया जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से या बीजेपी की किसी भी कायद से आप सवाल करें तो वो ये कोई भी ऐसा हिंदुस्तान के बेरोज़गारी से मुतालिक सवाल करेंगे तो वो कहेगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, और आपको बता दूं कि फ़िरका परस्ती की बात करेगा, दरअंदाजी की बात करेगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो इस कदर ज़्यादा इसमें माहिर हैं कि उन्होंने पिछले आम इंतखाबात में वादे तौर पर कहा था कि दरअंदाज बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वज़ीर-ए-आज़म को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि दरअंदाज यानी उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था, उनका इशारा खानों की तरफ था। और आपको ये बता दूं कि राजस्थान में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कभी ठंडे जहन से ये सोचा है कि इनके बच्चे पैदा क्यों होते ज़्यादा होते हैं और दूसरों के क्यों नहीं होते? इसकी वजह है, कई वजूहत है। अगर आप मेडिसिन के तालिब इल्म हैं या फिर आपको तिब से कुछ दिलचस्पी है तो आप देखिए कि वजह क्या होती है, क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, क्यों बच्चे पैदा नहीं होते। वैसे भी जहाँ तक हमारा सवाल है, हम यही कहते हैं कि अगर रब ने चाहा तो जिसको चाहे बच्चा दे सकता है, अगर रब नहीं चाहता तो किसी को बच्चा नहीं देता। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए, अमित शाह को समझनी चाहिए, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए। वैसे भी अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म से लेकर बीजेपी के लीडर जिस अंदाज में इस मसले को टाल देते हैं और दूसरी बातों की तरफ यानी गैर अहम बातों की तरफ ले जाते हैं, तो उससे अंदाजा हो सकता है कि हिंदुस्तान में अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर कई बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर चंद ग्रुप्स होते हैं यासिर, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये चोरों के ग्रुप्स होते हैं, सारिखों के ग्रुप्स होते हैं, रहज़नों के ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स क्या करते हैं, आवाम की तवज्जो हटाकर लूट लेते हैं। अक्सर ये लोग रेलवे स्टेशन पर आपको या ट्रेन में देखेंगे या बैंकों के करीब देखेंगे, और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि हमारी जो पुलिस है वो इस तरह के चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है। लेकिन दुबई पुलिस ने सिर्फ विद इन 2 आवर्स उन चोरों को पकड़ लिया जिसने खातून को
लूट लिया था, जो बैंक से पैसा लेकर आ रही थी, और उन चोरों ने, 2 चोरों ने उसकी तवज्जो हटाई और हटाकर उसे लूट लिया। तो अंदाजा कीजिए कि दुबई को इसलिए ही कहा जाता है कि वो जीरो जो क्राइम रेट है, वहाँ जीरो क्राइम रेट है, और जो भी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कई मज़ाहिब के लोग वहाँ रहते हैं, पुरअमन अंदाज में रहते हैं, लेकिन कभी उनमें झगड़ा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इंसाफ होता है, और जहाँ पर इंसाफ होता है वहाँ पर अमन होता है, वहाँ पर सुकून होता है। और जहाँ इंसाफ का कत्ल किया जाता है तो समझिए जमहूरियत अपनी मौत आप मर जाती है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।